क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 288। इस क्वेश्चन में हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट मीन्स अगर मैं फाइनल अकाउंट की बात करूं तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो तब किसी भी एडजस्टमेंट का कोई इफ़ेक्ट हमें नहीं देना होता है, बट जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं तब हमें एडजस्टमेंट्स के इफ़ेक्ट्स देने होते हैं। सो सम में देखो एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं नीचे, तो एडजस्टमेंट्स के इफ़ेक्ट्स देंगे। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 किया था उसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट था एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी थी। सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के हमने कोई इफ़ेक्ट्स नहीं दिए थे क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक होता है। सो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड एक्सपेंस है, इनके इफ़ेक्ट्स फाइनल अकाउंट में आते हैं। हमने कभी कैश बुक में किया था ये सब? नहीं, कैश बुक में सिर्फ सिंपल एंट्रीज की थी करंट ईयर की। सो यहाँ पर भी ऐसा है कि अगर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है तो उसमें कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, यहाँ पर हम करेंगे। अब इस समय बैलेंस शीट नहीं बोली हुई है तो आपको एडजस्टमेंट के दो इफ़ेक्ट आने तो चाहिए, बट इफेक्ट एक ही होगा। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि एक एडजस्टमेंट का एक इफेक्ट हो गया। सपोज करो मैं आपको बोल रहा हूँ आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसी में ही देखो क्वेश्चन नंबर 10 में एडजस्टमेंट नंबर 5 दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो क्या होंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट? P&L में डेबिट साइड सैलरी में प्लस और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड सैलरी में प्लस एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो अगर वही मैं यहाँ पर पूछूंगा तो आप बोलोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड सैलरी में प्लस, P&L की जगह इनकम एक्सपेंडिचर यूज़ करना है, ठीक है। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी जब बैलेंस शीट बनाएंगे इस क्वेश्चन में तो नहीं बनानी है, ठीक है। सो पहले क्वेश्चन को समझ लो, बाद में मैं नोट डाउन करने के लिए टाइम दूंगा। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। From the following information, prepare an income expenditure account for the year ending 31st March of Divya क्रिकेट क्लब। सो ऊपर हेडिंग दे देना जो भी लिखा हुआ है। किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर हेडिंग देना ज़रूरी है, बिना हेडिंग के कैसे पता चलेगा? अभी तो आप चैप्टर कर रहे हो, आपको पता है इस नोटबुक में आपका ये चैप्टर है, लेकिन एग्जाम में आपने कैश बुक बनाया है या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है? दोनों के रूल्स तो सेम है ना। इनकम एक्सपेंडिचर बनाया है या P&L बनाया है? तो जब तक हेडिंग नहीं दोगे कैसे पता चलेगा? सो हर एक के ऊपर हेडिंग देना है और अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट लिखना है, बैलेंस शीट में ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। ये अकाउंट है इसलिए डेबिट क्रेडिट लिखेंगे। सो नाउ सेम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस इज 2400। प्रीपेड इंश्योरेंस, दो इफेक्ट क्या होंगे इंश्योरेंस के? ओके गुड। बैलेंस शीट में ओके ठीक है। क्या होंगे दो इफेक्ट? एक डेबिट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस में से माइनस और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। इंश्योरेंस में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड, इंश्योरेंस में से माइनस और बैलेंस शीट में लायबिलिटी, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये करेक्ट आंसर है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे। प्रीपेड है, पैसा एडवांस दिया हुआ है तो वो हमारे एसेट्स होते हैं। हमारा देना बाकी हो ना तो वो लायबिलिटी बन जाती है। हमें किसी को पेमेंट करना है, देना बाकी है, हमने उधार लिया है तो दैट इज़ लायबिलिटी। एडवांस दे दिया है तो वो तो एसेट्स होते हैं। सो इंश्योरेंस देखो कितना दिया हुआ है, सेकेंड लास्ट दिया हुआ है। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस 12,000 माइनस प्रीपेड 2400
2400 और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट्स। तो ऐसे सम भी आने वाले हैं जिसमें बैलेंस शीट है या आपके कोर्स में है। सो जब ऐसा सम करेंगे तो उसमें एसेट्स में लिख देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में अगर जो मेंबर पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है। इनकम में प्लस और बैलेंस शीट में एसेट साइड। ओके, इनकम में प्लस करेंगे। इनकम तो ऊपर देखो कितना दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन 24,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है 14, 15, 15, 16, 84,000 एंड 6,000। ठीक है। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड तो यहाँ पर लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 84,000। हमें करंट ईयर का ही लेना है। ये जो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है 15, 16 ये तो एडवांस मिला है हमें। ठीक है, हम सिर्फ करंट ईयर का लेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 84,000। नीचे एक और दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स 24,000। दो बार दिए हुए। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन आउट दोनों इनकम्स हैं, दोनों ही इनकम्स हैं। सो एक है सब्सक्रिप्शन 84,000 और दूसरा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। सो कितना दिया हुआ है 24,000। सो बाय स्पोर्ट्स सब्सक्रिप्शन कितना है ऊपर 24 प्लस आउटस्टैंडिंग 6,000। ठीक है, दोनों ही इनकम्स हैं। थर्ड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फ्रॉम मेंबर्स फॉर करंट ईयर। अब करंट ईयर के जो मेंबर्स हैं उनसे लेना है, तो ये 84,000 में प्लस। 10% depreciation per annum is to be provided on sports equipments. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पर 10% डेप्रिसिएशन। देखो अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी जाओ आपको मैनी टाइप के सब्सक्रिप्शन ऑफर हो रहे हैं। एग्जांपल, आप घर पे चैनल्स लगवाते हो, उसमें भी अलग अलग पैकेज है ना, 300, 400, 500, 600 व्हाट्सएवर, जो भी अलग अलग चैनल्स आते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर चैनल चाहिए वो ऐड करवाओ तो सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाता है। पता है इस बात को आपको? बेसिक एक 3 या 400 कुछ लेते हैं, 400 उसमें नॉर्मल सारे चैनल्स आ जाते हैं। लेकिन आपको कोई स्पोर्ट्स चैनल चाहिए, आपको कोई एक्स्ट्रा चैनल चाहिए, कोई इंटरनेशनल चैनल चाहिए, तो वो भी आ सकता है, लेकिन उसका सब्सक्रिप्शन अलग हो जाएगा। सो एक ही जगह पर बहुत सारे सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। आपको आगे जाकर CA, CS, IAS करना है, आपको लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन चाहिए, लेकिन वो आपको लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन भी दे रहे हैं, इंडोर आउटडोर गेम्स का भी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, स्विमिंग पूल का भी सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। अब उनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। सो सबका मिलाकर 5,000 पर मंथ हो जाएगा और आपको चाहिए सिर्फ लाइब्रेरी, उसका है 400 रुपीज़ पर मंथ। तो आप कौन सा वाला लोगे? लाइब्रेरी वाला, क्योंकि आपको तो वहाँ पढ़ने जाना है, CA, CS करना है या IAS करना है। सो डिपेंड है, तो अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर है एक मेंबर से सब्सक्रिप्शन लिया है और दूसरा किससे सब्सक्रिप्शन लिया है? स्पोर्ट्समैन, यही था ना, स्पोर्ट्स मेंबर पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। अब समझो कि एक एकेडमी है जो क्रिकेट सिखाती है। सो जो क्रिकेट खेल रहे हैं या जो जाएंगे उनसे भी अलग से सब्सक्रिप्शन लिया है और बाकी मेंबर से भी अलग से सब्सक्रिप्शन लिया है, क्योंकि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ रहा होगा, इसलिए एडिशनल सब्सक्रिप्शन भी लिया होगा। सो एक से ज़्यादा टाइप के सब्सक्रिप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन, ये स्पोर्ट्स पर्सन्स का। आउटस्टैंडिंग वाला करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इनकम आने वाली है, पैसा आने वाला है, तो इनकम में प्लस रिसीवेबल इनकम है। फाइनल अकाउंट वाला ही एडजस्टमेंट है ना, इनकम में प्लस और बैलेंस शीट में एसेट्स। अब सपोज करो कि मुझे कोई भी एक क्लब सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है,
सो सबसे बेस्ट अगर मुझे ऑप्शंस मिले तो मैं लाइब्रेरी चूज़ करूँगा। मुझे आवाज़ बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है, और ये क्रिकेट तो मैंने आज तक कभी बैट हाथ में नहीं पकड़ा, तो वो तो मुझे चाहिए नहीं। तो उनका मेरा एक्सपेंडिचर उतना कम हो जाएगा ना। मुझे एक प्रोफेशनल बैट दे, बॉल दे, किट दे, उसका डेप्रिसिएशन हो, वो सब उनका बच जाएगा ना। हाँ हम लोग रिसीवेबल्स प्लस कर रहे हैं, हाँ, तो हमें प्री रिसीव्ड तो माइनस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 15 to 16 है, नेक्स्ट ईयर का हमें प्री रिसीव्ड हो गया तो माइनस नहीं होगा। ओके चलो नेक्स्ट ईयर का माइनस करते हैं। ये जो 15-16 का है वो माइनस करते हैं, बट माइनस कैसे करेंगे? अगर 15-16 का माइनस करना है ना, तो यहाँ पर हमें 90 लिखना पड़ेगा। टोटल मिला कितना? 90। फिर इसमें से लिखेंगे एडवांस रिसीव्ड, कितना एडवांस? 6, तो 90 माइनस 6 वही हो गया ना। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे पूरे साल में 90,000 फीस मिली, जिसमें से 6,000 नेक्स्ट ईयर के लिए। सो अगर 90,000 पूरे साल में मिली तो मैं 90 लिखूंगा, माइनस लिखूंगा एडवांस रिसीव्ड 6, तो आउटर कॉलम 84 काउंट करेगा मेरा सीए, मेरी इनकम। अगर मैं लिखूँ ही 84 दूँ तो फिर एडवांस माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर 90 लिखेंगे तो एडवांस माइनस करेंगे, लिखा ही 84 तो एडवांस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही सेम है। 90 माइनस 6 84 होता है। माइनस क्यों करेंगे? हमारी इनकम तो नहीं है। इनकम हुई है, बट नेक्स्ट ईयर के लिए हुई ना, ये हमारी लाइबिलिटी आ गई ना, ये हमारी लाइबिलिटी हो गई। तो हम ये प्री रिसीव्ड को बैलेंस शीट में लिखेंगे। हाँ लाइबिलिटी में लिखेंगे ना, प्री रिसीव्ड को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी लिखेंगे ना। आपको बता दूं, यहाँ पर आप 11th एंड 12th स्टैंडर्ड जब करते हो, 11th की फ़ीस अलग पे करते हो, फिर 12th की फ़ीस अलग पे करते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी आते हैं जो 11th किसी दीदी के पास करके आए होंगे और 12th में मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है। मैं मुंबई गया था बीच में, वहाँ देखा था ना, तो वहाँ कैसा है कि 11th का 15 दिन 1 महीना ट्रायल ले लो, लेकिन एक अमाउंट है कि 60,000 70,000 75,000 उनकी फ़ीस है। वो 11th-12th दोनों ईयर की है, दोनों ईयर का एक साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ 12th भी पढ़ने जाओगे ना तो भी 11th का फ़ीस तो जांच करेंगी। तो वहाँ पर स्टूडेंट का माइंडसेट कैसा है कि जहाँ 11th 15 दिन पढ़ के देखा, 15-20 दिन महीना समझ में आ गया, डेमो लेक्चर्स लेके देखे, यानी 75,000 पूरा दिन है। 75 में इंस्टॉलमेंट देते हैं तो 25 के 3 इंस्टॉलमेंट एक महीने के करके देते हैं। अब आपका 11 जून में स्टार्ट होता है, जून में 25 ले लेंगे, जुलाई में 25 और अगस्त में 25। अब अगर मैं आपके बैच की बात करूं तो आपका कब स्टार्ट हुआ था? जून 2021 में। अभी आप एग्ज़ाम दोगे 22 में, और 12th कब दोगे? मार्च 23 में। आपका जो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम होगा कब होगा? अभी मार्च 22 चल रहा है, मार्च 23 में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं जून, जुलाई एंड अगस्त, इन 3 महीने में 25 75 पूरे कर दो, तो वो तो लाइबिलिटी हो गई ना। वहाँ 9th 10th भी ऐसे ही चलता है, 9th एंड 10th, 11th एंड 12th। 9th में 1 महीना भर के 9th और 10th की फीस एक साथ दे देनी है, क्योंकि उनका मानना है। मैंने टीचर से पूछा ऐसे क्यों, तो बोला सर 11th में जितनी मेहनत करनी पड़ती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर 11th में हम अपने बच्चों का बेस स्ट्रॉन्ग कर देना तो 12th में उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। अब कोई बच्चा बाहर से आएगा, 11th में बेस वीक होगा, 1-2 महीना कहीं पढ़ के ट्यूशन पढ़ के एग्ज़ाम में पास होकर आया, 12th में तो माथे पड़ जाएगा ना, उसके पीछे तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी 11th का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, एक्स्ट्रा टाइम में आके बैठ जाएगा 1 घंटा, मुझे समझाओ, यानी मैं उस एक स्टूडेंट को पूरा रिवीजन करवाऊँ 11th का। कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो करवाना पड़ेगा ना, दैट इज़ एडवांस रिसीव्ड। सो उनका मानना कैसा है, 11 12th एक साथ, 9 10th भी एक साथ। सो अगर ऐसा कुछ एडवांस मिल रहा है तो लाइबिलिटी हो जाएगी ना वो, ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ईयर ऑन ईयर होता है। अब देखो इसका कोई रूल भी नहीं है, ना कोई गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन है, ना कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी हुई है कि आपको ऐसा करना है या नहीं करना है। ये तो डिपेंड है कि वहाँ ऐसा रिचुअल्स कहते हैं ना, रिवाज हो गया है कि 9 10 साथ में ही देना है फीस, 11 12 साथ में ही करना है। चलो नेक्स्ट, ये हो गया।
अब कौन सा एडजस्टमेंट है? डेप्रिशिएशन। कैलकुलेट करो डेप्रिशिएशन कितना है? 5400। 10% डेप्रिशिएशन दिया हुआ है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पर और 1,08,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स लिए हैं 1 अक्टूबर को। सो 1 अक्टूबर को 1,08,000 के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स लिए हैं। तो डेप्रिशिएशन होगा 1,08,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ्स 5,400. So depreciation sports equipments 5,400. Outstanding salary. सैलरी देखो कितनी दी हुई? हाँ वो एक ही सैलरी दी हुई है ना, क्या ज़्यादा दिया हुआ है कुछ? एक ही सैलरी है तो वही होगी सैलरी ऑफ ग्राउंड। सैलरी 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000 18,000 हो गए, एडजस्टमेंट्स हो गए। नाउ ये हम कर क्या रहे हैं? ये इनकम एक्सपेंडिचर है। अब मुझे बताओ कैश बैलेंस कहाँ पर आता है? बैलेंस शीट। बैंक बैलेंस बैलेंस शीट। तो यहाँ पर अगर आपको ओपनिंग कैश बैलेंस या क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हो तो उसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लोजिंग कैश बैलेंस बैलेंस शीट में आएगा। क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में आएंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कैश बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, वो भी ओपनिंग, कहीं पर भी नहीं आएंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया। रेम्यूनरेशन टू क्रिकेट कोच 36,000। अब ये रेम्यूनरेशन क्या है? सैलरी है, करेक्ट आंसर है। रेम्यूनरेशन का मतलब सैलरी, हिंदी में क्या कहते हैं? सैलरी को पगार कहते हैं, रेम्यूनरेशन को बताया था। टीचर्स को सैलरी नहीं मिलती, रेम्यूनरेशन मिलता है। डॉक्टर्स को रेम्यूनरेशन मिलता है। हम अपने चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को सैलरी नहीं देते हैं, रेम्यूनरेशन देते हैं। सो रेप्यूटेड पोस्ट के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है रेम्यूनरेशन। इसका हिंदी में मीनिंग होता है मेहनताना। मेहनताना का मतलब होता है मेहनत का जो उनको मिल रहा है, होती सैलरी है, ठीक है। रेम्यूनरेशन वर्ड यूज़ करेंगे। 36,000। सैलरी ऑफ ग्राउंड्समैन हो गया। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, असेट्स में आता है। असेट्स हो गए ना, उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगा, लेकिन परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आप चारों सीख कर आए हो ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो कहाँ पर आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट्स होते हैं, तो ये बैलेंस शीट में असेट्स में आएगा। एंट्रेंस फीस 60% टू बी कैपिटलाइज्ड। नाउ एंट्रेंस फीस 36,000 रुपीज़ एंट्रेंस फीस मिला है, जिसमें से 60% कैपिटलाइज्ड है। कैपिटलाइज्ड का मतलब होता है कि कैपिटल में प्लस करना है उसे। 60% कैपिटल में सीधा प्लस हो जाएगा। 21,600। ये मानते हैं कि 14,400 जो 40% है ये इनकी रेवेन्यू इनकम है, और जो 60% है वो उनकी कैपिटल इनकम है। ऐसा क्यों? कोई डाउट है क्या? नहीं ना? है? उनकी पॉलिसी होगी ये। देखो, डॉक्टर क्या लेता है? फीस। लेकिन सारे डॉक्टर फीस तो लेते हैं, बट एक होगा कि MBBS, आप जाओ, आपको देखकर प्रिस्क्रिप्शन लिख कर देगा, फीस लेगा 200 500। लेकिन कोई डॉक्टर आपसे समझो कोई हायर फीस चार्ज कर रहा है, स्पेशलिस्ट है, वो सर्जन है
या एक्सरे निकाल रहा है, तो उसमें उसकी मशीन्स भी तो काम कर रहे हैं ना, मशीन्स काम कर रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर है, इंस्ट्रूमेंट्स इतने कॉस्टली आते हैं, तो डॉक्टर मानता है कि 50% उसकी रेवेन्यू इनकम है। रेवेन्यू इनकम मीन्स जो ये इनकम है, और 50% उसकी कैपिटलाइज्ड इनकम है जो वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से कमा रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट एसेट्स में आते हैं, सो उसकी इनकम भी सामने कैपिटल में डायरेक्ट ऐड कर देगा। ठीक है, तो बैलेंस शीट अगर हम इस सम के साथ बना रहे होते तो क्या करते, ये 60% यहाँ पर माइनस और कैपिटल में प्लस कर देते। सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मेंबर्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स हो गया। विकेट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंस। $18,000। टूर्नामेंट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अब ये तो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, बट आपको साथ में ये देखना है कि टूर्नामेंट के लिए इनको कोई डोनेशन मिला है, कोई फीस मिली है, कोई स्पॉन्सरशिप तो नहीं मिला। अब ये क्या होता है कि ये है क्रिकेट क्लब, ऊपर देखो लिखा हुआ है ना क्रिकेट क्लब, लेकिन इनको इन्हें किसी ने स्पॉन्सर किया है। आप देखो अभी का जो क्रिकेट आ रहा है उस पर टी शर्ट्स पर कुछ कोई ना कोई स्पॉन्सर होता है। क्या लिखा हुआ था, बायजूस लिखा हुआ था, उनका पूरा खर्चा बायजूस उठाता है। इसका मतलब ये होता है बायजूस उनका पूरा एक्सपेंडिचर उठाता है। सो अगर इनको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, इनको कोई सामने डोनेशन मिला हुआ है टूर्नामेंट के लिए, तो वो फिर इनका एक्सपेंस तो है ही नहीं। तो उस सब के लिए क्या करेंगे, वो जो इनकम होगी ना वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट भी होगा तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो इनकम भी दिखाएंगे, डोनेशन रिसीव्ड, फीस रिसीव्ड माइनस एक्सपेंस। इट मीन्स कि उस गेम रिलेटेड, उस टूर्नामेंट रिलेटेड जो भी हुआ होगा वो बैलेंस शीट में होगा अलग से, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, लायबिलिटी साइड वो पूरा इनकम माइनस एक्सपेंस कर देंगे, क्योंकि उससे कोई ना कोई स्पॉन्सर कर रहा है या उसका कोई डोनेशन मिल रहा है। ये इनका रेगुलर एक्सपेंस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या क्या कैंसिल करना पड़ेगा। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड नीचे से 3rd नंबर लिखा हुआ है टूर्नामेंट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ठीक है, उसे क्रॉस कर दो ऐसे कि ये नहीं आएगा, पेन या पेंसिल से कर दो तो ज़्यादा अच्छा। टूर्नामेंट रिलेटेड कुछ भी नहीं आएगा। अब आ जाओ राइट हैंड साइड, फर्स्ट टूर्नामेंट फीस रिसीव्ड 1,35,000, ये भी नहीं आएगा। फिर उसी में ही नीचे आ जाओ थोड़ा, डोनेशन रिसीव्ड फॉर टूर्नामेंट, ये भी नहीं आएगा क्योंकि कोई ना कोई उसे स्पॉन्सर कर रहा है। उसके नीचे इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड, इन्वेस्टमेंट वैसे ही एसेट्स में आता है तो यहाँ तो आएगा नहीं, इसे भी कैंसिल कर दो। उससे थोड़ा और नीचे आओ, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, वो भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आएंगे वो सब बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, यहाँ पर आएंगे इनकम माइनस एक्सपेंसेस। और इसमें होता क्या है कि इस साल के टूर्नामेंट में से कोई ना कोई फंड बचा होगा, फिर वो नेक्स्ट ईयर काम में आता है, तो उसे लायबिलिटी दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं कि स्कूल में किसी ने 1 लाख रुपीज़ डोनेट किए और कहा कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है ये। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट रैंक आते हैं उनको प्राइज़ दो। अब एक साल में उनका एक्सपेंस 15,000 to 20,000 होता है, उसने कितना दे दिया, 1 लाख। तो ये रेगुलर इनकम तो नहीं है इनकी, रेवेन्यू तो दिखा नहीं सकते, तो वो यहाँ पर दिखाएंगे कि इनकम 1 लाख माइनस एक्सपेंस 20, बाकी बचा 80। अब उस 80 में से नेक्स्ट ईयर फिर से प्राइजेस देंगे, क्योंकि सामने वाले ने डोनेशन दिया है लेकिन कंडीशनल डोनेशन दिया है कि मेरे डोनेशन का यूज़ आप कहाँ करोगे, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो ऐसा कुछ हो तो वो लायबिलिटी में आ जाएगा। ओके, एंड द लास्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट रिलेटेड कुछ भी इधर नहीं आएगा, सब हट जाएगा। ओके, नाउ फिर से लेफ्ट हैंड साइड आ जाते हैं। सेकेंड लास्ट पॉइंट, इनकम ऑफ कवि सम्मेलन, इनकम है। इनकम ऑफ कवि सम्मेलन,
75,000। मेमोयर प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है। अब ये कौन सा एक्सपेंस होता है? हाँ, कितना है? 24,000, लेकिन डिपेंड करता है ना क्या प्रिंट करवाए। तो इन्होंने पास्ट में आप कहीं पर जाओ ना तो आपको कोई ब्राउशर देगा, कोई पैम्पलेट देगा। सो इनके पास जो पास्ट में इनके जो भी इवेंट्स हुए हैं वो लिखे हुए हैं, यानी इनकी हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है। उसका एक मैगज़ीन बनता है, बुकलेट कहते हैं। कब इस्टेब्लिश हुई थी, कितने साल हो गए, कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स इस क्रिकेट क्लब में से निकले हैं, कितने स्टूडेंट नेशनल लेवल तक गए, कितने स्टेट लेवल तक गए, वो पूरा हिस्ट्री, फाउंडर कौन है, प्रमोटर कौन है, आज तक का पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ होगा। सो ये होता है प्रिंटिंग एक्सपेंस इनका। नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट साइड आ जाते हैं। टूर्नामेंट फ़ी नहीं आएगी। ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 27,000। डोनेशन रिसीव्ड कैपिटल में प्लस होती है। डोनेशन कभी रेवेन्यू इनकम होती ही नहीं है, ज़रूरी थोड़ी रोज़ मिले। डोनेशन स्कूल में कोई रोज़ देने जाता है, क्रिकेट क्लब में रोज़ डोनेशन देगा नहीं है, तो ये डोनेशन रोज़ नहीं मिलेगा। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी रेम्यूनरेशन ही होता है ये भी, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए यूज़ होता है, अलग अलग। ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी 36,000। अब ऑनरेरियम क्यों लिखा हुआ है? कहीं रेम्यूनरेशन लिखा हुआ है, कहीं सैलरी लिखा हुआ है। सपोज़ करो पैसा जा रहा है मेरा, अगर पैसा जा रहा है, मैं अपने बेटे की स्कूल में पे कर रहा हूँ तो उसको फ़ीस बोलते हैं। होटल में पे कर रहा हूँ तो उसको बिल बोलते हैं, ठीक है। फ़्लाइट में कोई टूर करने जा रहा हूँ तो उसे फेयर कहते हैं, फ़्लाइट फेयर या ट्रेन फेयर। कोई अपनी बेटी को दे रहा है ना तो उसे दहेज कहते हैं। और कोई क्राइम किया और उसके बचने के लिए पैसा दे रहा है ना तो उसे रिश्वत कहते हैं। हुआ तो पैसा देना ही ना, और मंदिर में दे रहा है तो उसे दान कहते हैं। क्या फ़र्क है? सब पेमेंट्स ही तो है ना, चुपचाप लिख दे ना पेमेंट्स, लेकिन नहीं, अलग अलग टर्म बनाए गए हैं कि मंदिर में दिया तो दान है, कोई गलत काम के लिए दिया बचने के लिए तो वो रिश्वत है, और स्कूल में पे किया तो वो है। तो पेमेंट्स ही ना, ये पैसा कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन नेम सेट किए हुए हैं, सो वही यूज़ करते हैं हम। टर्म सेट है ये कहने का मतलब। ओके, बाय सेल ऑफ मेमोयर। अब ये सेल भी किया है इन्होंने इनकम में, क्योंकि एक्सपेंस लिखा है ना, जो भी चीज़ सामने एक्सपेंस में लिखते हैं ना उसकी इनकम सामने लिखनी है। 72,000। डोनेशन रिसीव्ड नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट नहीं होगा। एक्सपेंस ऑफ कवि सम्मेलन, कवि सम्मेलन का एक्सपेंस हुआ है, इनकम क्रेडिट की थी, एक्सपेंसेस डेबिट करेंगे। एक्सपेंस ऑफ कवि सम्मेलन 42,000। स्टेशनरी एक्सपेंसेस 15,000। स्टेशनरी एक्सपेंस 15,000। Repairing रिपेयरिंग एक्सपेंसेस 18,000। 18,000। बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड 3,000। टूर्नामेंट एक्सपेंस नहीं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एम्पायर में ई आता है, यू आता है।
ठीक है, जो भी है। क्या करें, इनकम है एक्सपेंस है? Expense जो लिखा हुआ है वो मैं लिख देता हूँ। 24,000. हाँ मुझे लगा रॉन्ग लिखा है, लेकिन इन्होंने जो लिखा है वो लिख दिया। मेन क्लब एफिलिएशन फीस एक्सपेंस है। अब ये मेन क्लब क्या है? ये क्लब्स होते हैं ना, फिर इनके भी ब्रांचेस होते हैं। तो ये अपनी मेन क्लब को फीस पे करेंगे ना। सपोज करो यूरो किड्स आपके एरिया में भी होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं उन्होंने यूरो किड्स का बोर्ड लगा दिया। परमिशन लेनी पड़ती है ना, जिसने यूरो किड्स बनाया होगा। तो मुंबई का है, परमिशन देगा तो उसकी टीम यहाँ पर आती है, प्रेमाइसिस देखती है, उन्हें समझ में आता है तो हाँ बोलते हैं। फिर उसके सामने कुछ 12 लाख रुपीज़ फ़ीस चार्ज करते हैं, जिसमें वो इंटीरियर पूरा बना कर देते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स भी बेचते हैं, प्लस हर साल जो इनकम होगी ना उस इनकम में से भी एक परसेंटेज लेते हैं। सो दैट इज़ एफिलिएशन, मेन क्लब एफिलिएशन फी। मीन्स ये जो कमाएंगे उसमें से एक इनकम, सामने वालों को तो कोई लॉस है ही नहीं, उनका तो ब्रांड बन गया है यूरो किड्स। अब क्या है, कोई भी यूरो किड्स ले ले और वहाँ पर उनके एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग देने के बाद वो पढ़ाते हैं। फ़ीस में से भी उनका कुछ परसेंटेज होता है कि सपोज़ करो 100 रुपीज़ फ़ीस आएगी तो 20 या 30 रुपीज़ वो ले लेंगे, बाकी 70-80 इनको दे देंगे जिसका वो यूरो किट है। सो दैट इज़ मेन क्लब एफिलिएशन फ़ीस। तो इनका भी कोई क्लब होगा ऐसा जिसकी फ़ीस पे की है इन्होंने। 12,000. नए टर्म आ रहे हैं ना काफ़ी। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस हो गया, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट टूर्नामेंट तो नहीं होगा। टोटल करो, पहले आउटर कॉलम देख लेते हैं। ये 90 लिखा, 84 नहीं आएगा, क्योंकि 84 लिखेंगे तो 6 माइनस नहीं करेंगे, ये एडवांस रिसीव्ड वाला। इन दोनों का फाइनली लिखा है 9600. सर इसका 90,000 प्लस करना है ना। डेबिट साइड 3,09,000. डेबिट साइड पहले रफली लिख रहा हूँ 3,09,000। सर 2,80,28,44,00 आ रहा है क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का भी वही आता है। 28,44,00. 28,44,00 और इस साइड हाँ सर ये सही है. 2,84,400. 2,85,000 डेबिट साइड, ठीक है। चलो नाउ दोनों में से हायर वैल्यू कौन सी है? 2,85,000 हायर वैल्यू है, तो ये दोनों साइड लिखेंगे 2,85,000। 285,000 में से ये सब माइनस किया 284,400, तो 600 डिफरेंस बचा। क्या हुआ ये 600? नेट लॉस हुआ ना, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो नेट लॉस हुआ। प्रॉफिट कहाँ आता है? यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ नेट लॉस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या लिखते हैं? एक्सेस ऑफ एक्सपेंस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। लॉस वर्ड यूज़ नहीं करते क्योंकि ये तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, प्रॉफिट लॉस से इनको पड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, इनकम से एक्सपेंस ज़्यादा हो गए, कितने? 600। और सामने अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पर लिखते हैं Excess of income over expense. हाँ, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सो ये यहाँ पर लिखा जाता है, प्रॉफिट लॉस नहीं लिखेंगे, ठीक है।
क्लियर हो गया? चलो आंसर चेक करो। करेक्ट है, चेक कर लिया? ओके, सो नोट डाउन करो।